तो स्वागत है आपका फिजिक्स 2020 में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्नोट इंजन। अभी हम थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स आज खत्म होने वाला है। तो देखिए, कार्नोट इंजन क्या है। कार्नोट इंजन के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इस तरह का इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया? इस कॉन्सेप्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि बताया गया इस कॉन्सेप्ट में कि अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाले इंजन को बनाया जा सकता है। वो कैसे? देखिए, इसके लिए पहले हम हीट इंजन को देखते हैं। हमने हीट इंजन पढ़ लिया है। हीट इंजन में आपने कहा था क्या? ये एक सोर्स है जो कि टेम्परेचर T1 पे है। यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे बनाते थे जिसे आप कहते थे ये इंजन है हमारा। फिर एक डायग्राम यहाँ पे होता था जिसे हम कहते थे ये सिंक है जो कि टेम्परेचर T2 पे है। और हमें इतना पता होता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब है सोर्स टेम्परेचर T1, सोर्स का जो टेम्परेचर T1 है वो बड़ा है सिंक से। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस इंजन क्या करता है, सोर्स से ये हीट लेता है। कितना हीट लेता है? Q1। ठीक है। और ये हीट लेकर उसके कुछ पार्ट को ये वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ पार्ट को नीचे सिंक में भेज देता है। नीचे सिंक में भेज देता है। क्या हुआ? इसका मतलब आप क्या समझे कि इंजन ने जितनी हीट ली उसके दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पार्शियली Q1 Q2, सॉरी यहाँ पे Q2, पार्शियली इसने Q1 लिया और कुछ हीट को नीचे भेज दिया और कुछ से वर्क कर लिया। या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इसने जितना सोर्स हीट लिया उससे वर्क किया और बचे हुए को इसने सिंक में भेज दिया। ठीक है। अब सवाल यह आता है, इस केस में आपने एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वल्स टू 1 माइनस θ2 माइनस θ1। ये फॉर्मूला था हमारा। अब देखिए, इस फॉर्मूले में आपने कहा था कि θ2 ये Q2 ये इसके लिए जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, इजेक्ट हो रहा, बाहर की तरफ निकल रहा, और Q1 जो है हमारा वो जो हीट सप्लाई कर रहा सोर्स। ये तो क्लियर था। अब सवाल ये आता है कि कार्नोट इंजन में, या फिर उसके पहले आप समझिए कि ये जो हीट इंजन है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। ये जो हीट इंजन आपने पढ़ लिया या फिर साइंटिस्टों ने बनाकर दे दिया, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। सवाल नंबर 1 कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है हीट इंजन की। और दूसरा सवाल ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी को गेन करने के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस यूज करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस मेथड लगाएंगे, तब जाके हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आए कार्नोट साहब। कार्नोट साहब एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि एक हम आइडियल इंजन बनाते हैं। ठीक है। एक आइडियल इंजन का इन्होंने हाइपोथेटिकल ऑन द पेपर बस, ठीक है, वो प्रैक्टिकली जमीन पे नहीं आ पाया, वो ऑन द पेपर इस तरह का इंजन है। इस इंजन में क्या कहा गया कि हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी इंजन की बात करनी, मतलब कार्नोट साहब ने एक इमेजिनरी इंजन की बात करी और ये एक आइडियल इंजन, उन्होंने कहा कि ये एक आइडियल इंजन है। मतलब दुनिया में जितने भी इंजन हैं, ठीक है, उनमें से किसी की एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जो कार्नोट साहब ने एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताया, कहा कि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। और अगर मेरे रूल को फॉलो करते हो, मेरे प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है। अब इन्होंने कौन कौन से मेथड दिए, कौन कौन से प्रोसेस क्या क्या बताया, तो इन्होंने जो चीज़ें बताई वो फिजिबल नहीं है, तभी तो जाके उस तरह के इंजन प्रैक्टिकली नहीं बन पाया। अगर प्रैक्टिकली वो बन जाता तो मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन करने वाले, लेकिन इसे एज ए आइडियल इंजन के रूप में हम इसे कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कहा कार्नोट इंजन में, इन्होंने कहा कि एक सिलेंडर आप लीजिए। आपको पता है अगर इंजन की बात करते हैं तो हम सिलेंडर और पिस्टन की बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने पिस्टन लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया? पिस्टन लिया। अब इसके जो वॉल है, इसके जो बाहरी दीवारें हैं,
ठीक है। इन्होंने कहा कि पहले तो इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है हमारा आइडियल गैस। वो क्या है हमारा आइडियल गैस। आइडियल गैस होना चाहिए वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड मतलब क्या, इंजन के अंदर जो हमारे स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार जो भी है उसमें जो वर्किंग फ्लूइड यूज होता है, डीजल, पेट्रोल, जो गाड़ियां हम यूज करते हैं उसमें डीजल या पेट्रोल, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल एज ए वर्किंग फ्लूइड, और डीजल इंजन है तो डीजल। यही तो होता है ना, यही हम यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहा इन्होंने कि आइडियल गैस हमने लिया, और इसके जो ये सरफेस है, देखिए मैं इसके थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सरफेस, ये पिस्टन और इस साइड का सिलेंडर का सरफेस, इन्होंने कहा ये जो है हमारा वो कौन सा है, एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है। ये जो इस तरीके से आप हैसिंग देख रहे हो ये एडियाबेटिक है। इन्होंने यानी कि यहाँ से हीट बाहर भी नहीं निकल सकता है और अंदर भी नहीं आ सकता है, यही तो हुआ ना एडियाबेटिक। साथ में इन्होंने जो नीचे का है जिसे मैं इस तरह से ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इन्होंने कहा ये जो है वो डायाथर्मिक है, ठीक है। वो क्या है, डायाथर्मिक वॉल है, मतलब यहाँ से कंडक्टिंग है, हीट का आदान प्रदान हो सकता है, हीट का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये इन्होंने एक यहाँ से स्टार्ट किया कि इस तरीके का अरेंजमेंट हम लेंगे जिसमें तीन ये पिस्टन और ये दो वॉल एडियाबेटिक वॉल होंगे, और नीचे जो है हमारा वो कौन सा होगा, डायाथर्मिक होगा। डायाथर्मिक मतलब कंडक्टिंग, एडियाबेटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट का आदान प्रदान बंद, और डायाथर्मिक मतलब हीट का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें कर सकती हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए एस.सी. वर्मा सर की बुक में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, उसे आप प्रेफर कीजिए इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए। उसमें क्या किया गया है, इसी अरेंजमेंट को, ठीक है, इसी अरेंजमेंट को आप देखिए, इसी अरेंजमेंट को थोड़ा छोटा छोटा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। इसी अरेंजमेंट में फर्स्ट केस में क्या किया गया, फर्स्ट केस में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया गया, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया गया। यहाँ पे क्या है हमारा आइडियल फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड जो है हमारा। ये जो वॉल क्या है, ये क्या है, एडियाबेटिक है ना। अब क्या किया गया कि यहाँ पे दो टेम्परेचर के अलग अलग ब्लॉक लिए गए। देखो फर्स्ट में क्या किया गया, एक ब्लॉक लिया गया जिससे कहा गया कि इसकी जो टेम्परेचर है इस ब्लॉक की वो T1 है, ठीक है। आराम से सुनते जाओ, थोड़ी कहानी सी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग है, चीज़ों को आपको समझ में आएगा कि कार्नोट इंजन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखो इसने कहा कि एक अरेंजमेंट लिया हमने जिसमें तीन तरफ जो है वो एडियाबेटिक है, और ये जो है हमारा डायाथर्मिक है, कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट का आदान प्रदान हो सकता है, हीट कैन ट्रांसफर। मैंने कहा ठीक है। अब देखो जब ये इसके ऊपर रखा हुआ है, जब ये आपने इस पिस्टन को इसके ऊपर रख दिया तो यहाँ से क्या करेगा, ये पिस्टन क्या करे, ये सिलेंडर क्या करेगा, इस वाले सरफेस से ये हीट लेने की कोशिश करेगा, या हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। आपने कहा ठीक है, हाँ हीट का फ्लो तो होगा। तो जब ये हीट का फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस पिस्टन का एक्सपेंशन होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये मान लो कि कुछ यहाँ पे आता है मूव करके, यहाँ से इस वाले ब्लॉक से इसने हीट लिया और इसका एक्सपेंशन हुआ, पहला प्रोसेस। अब देखो इसमें पीवी डायग्राम में हम किस तरीके से शो करेंगे। हमने कहा इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। हमने कहा कि ये वॉल्यूम और ये प्रेशर इस पे हमने दिखाया, ठीक है। पहला प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस में जब इसे टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर मान लो P1 और V1 है, प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ का। फर्स्ट जो अरेंजमेंट किया गया जिसमें आपके सिलेंडर को रखा गया है T1 टेम्परेचर वाले ब्लॉक पे, T1 टेम्परेचर वाले ब्लॉक से ये क्या कर रहा है, हीट ले रहा, हीट लेने के बाद इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन के बाद इसने क्या किया, देखो यहाँ पे इसने क्या किया कि एक और ब्लॉक लिया, और वो कौन सा लिया, एडियाबेटिक। वो कौन सा ब्लॉक है, एडियाबेटिक, और इसे उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। इसे उठाकर आपने यहाँ रख दिया, ये हमारा इंजन, ये एडियाबेटिक।
इस केस में मान लो ये थोड़ा और एक्सपेंशन हुआ इसका एक्सपेंशन क्यों हुआ? एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो टेम्परेचर इसने हीट लिया, उस हीट के कारण इसको कॉन्टिन्यूअस इसमें एक्सपेंशन हो रहा था, उसी दरमियान हमने उठाकर इसको यहाँ रख दिया। तो इसने यहाँ पर क्या हुआ, जब ये भी एडियाबेटिक वॉल हो गया, दिस इज एडियाबेटिक वॉल हो गया, तो यानी कि हीट का ट्रांसफर रुक गया ना, हीट बाहर आ सकता है ना अंदर आ सकता है। तो इसके अंदर जो हीट है उसी कारण से ये थोड़ा और एक्सपेंड हुआ। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रोसेस आप समझ गए, ये दोनों प्रोसेस समझ गए, होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि इस केस में भी जब हीट आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो इस केस में भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो देखो, इसको यहाँ पे समझो आप, दिस इज 0.1। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट केस हुआ हमारा 0.2 तक, फर्स्ट केस हुआ 0.2 तक। इस तरीके से प्रोसेस जो हुआ वो हमारा फर्स्ट से 2 मान लीजिए इस तरीके से होता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा 2 यहाँ तक गया। ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और जो स्टेट 1 है वहां का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये है P1, V1 और T1। आपने कहा ठीक है, ये तो समझ गए। अब जब ये सेकेंड प्रोसेस तक पहुंचता है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाता है, तब तक इसका टेम्परेचर T1 ही है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हुआ है। बात आप समझ रहे हो? यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, P2, V2, T1। ये जो फर्स्ट प्रोसेस हुआ इसमें क्या हुआ, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का हुआ, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है कितना, T1, लेकिन जो इनिशियल कंडीशन है और उसके बाद जब एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहा, प्रेशर और वॉल्यूम आप यहाँ चेंज कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर सेम है अभी तक। तो दिस इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जब ये है तो यानी कि हीट का आदान प्रदान तो हो नहीं रहा है, हीट तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर भी एक्सपेंशन का केस हुआ। ठीक है, ये पॉइंट कहीं 3 तक गया, स्टेट 3 तक, स्टेट 3 तक जब ये जा रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिखो P3, V3 और T2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और साथ में ये अभी हीट बाहर से नहीं ले रहा है। तो जब बाहर से हीट नहीं ले रहा है तो यानी कि इस केस में जब इसका एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, T1 से T2 हो जाएगा। बात समझ गए? दिस इज द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है हमारा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन का केस है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये जो लाइन दिख रही है आपसे 2 से 3 तक, दिस इज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अपने कहा ठीक है। अब क्या किया हमने, इसे हमने उठाया, कहोगे सर ऐसा इंजन थोड़ा ना हो सकता है कि उठा उठा के यहाँ रखेंगे, है ना, तो इसीलिए तो इमेजिनरी है। अब इंजन सेट कर दिया तो कर दिया, अब यही काम थोड़ा ना बचा इंजन उठा उठा के यहाँ रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये टेम्परेचर T2 पे, और यहाँ पे क्या किया गया, जब इसके कॉन्सेप्ट लिया गया T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 का टेम्परेचर ज़्यादा लिया गया और ब्लॉक जो T2 है हमारा उसका टेम्परेचर कम लिया गया। इस केस में जब इसका एक्सपेंशन यहाँ तक हो गया था इनिशियल, तो ये क्या होगा, जब टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो इसमें फिर कंप्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अंदर कौन से फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, ये नीचे आएगा। ठीक है, कंप्रेशन का केस हो गया, ये नीचे आ रहा, कंप्रेशन का केस हो गया। अब देखिए कंप्रेशन का केस हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, कंप्रेशन हो गया ना, साथ में प्रेशर भी चेंज। लेकिन यहाँ पे हमने टेम्परेचर कहा T2, और ये जो T2 है वो T1 से कम है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो T1 और T2 के बीच का रिलेशन है, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। आपने कहा ठीक है, कंप्रेशन का केस है यानी कि वॉल्यूम कम होगा, तो चलिए वॉल्यूम कम करते हैं। ये आपने कहा वॉल्यूम कम
दिस इज फोर्थ प्रोसेस। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर T2 ही रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर T2 ही रहेगा, क्योंकि ये जो है हमारा कौन सा प्रोसेस हमने इसको लिया, आइसोथर्मल कंप्रेशन का। ये जो कंप्रेशन हो रहा है हमारा वो आइसोथर्मली हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है हमारा वो T2 है। आपने कहा ठीक है, ये भी प्रोसेस हो गया। लास्ट जो प्रोसेस है उससे फिर से हमने इसे उठाया, और इसे हमने एक एडियाबेटिक ब्लॉक पे रख दिया, ठीक है। ये थोड़ा और कंप्रेस हुआ, ये तो वॉल, ये वो पिस्टन और ये, ठीक है, एडियाबेटिक। यहाँ पर भी इसे आप इस तरीके से एक ही रूल को फॉलो करोगे ड्राइंग के, तो इसे इस तरीके से आपने किया, ये और भी कंप्रेस हुआ। जब ये कंप्रेस हुआ, अब ये वापस प्रोसेस, ये क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ये जो प्रोसेस है वो हमारा हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन का केस, ठीक है। फिर से साइकिल स्टार्ट, फिर से पॉइंट 1, फिर से स्टार्ट। ये जो 4 प्रोसेस है इसमें से 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे आप देखिए जो प्रोसेस 1 to 2 पे जा रहा, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, ये जो प्रोसेस है वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रोसेस कोई भी हो, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, लेकिन एक्सपेंशन का केस तो है ना। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये प्रोसेस एडियाबेटिक हमने लिया क्योंकि हमने हीट के ट्रांसफर को रोक दिया। ये 3 वॉल पहले से ही आइसोथर्मल एडियाबेटिक थे, नीचे भी हमने एडियाबेटिक लगा दिया, तो इसका ट्रांसफर रुक गया, तो ये प्रोसेस जो हो गया हमारा आइसोथर्मल हो गया। लेकिन अभी भी इस केस में एक्सपेंशन का केस हो रहा था, तो हमने कहा दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इस केस में क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था। तो जब कंप्रेशन हो रहा था तो ये जो प्रोसेस हो गया हमारा 3 to 4, वो हो गया क्या, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो T2 है वही हमने हमने वही टेम्परेचर को रखा, ठीक है। तो दिस इज द आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब यहाँ पे एडियाबेटिक फिर से आपने एडियाबेटिक वॉल पे रख दिया इसको ब्लॉक पे, तो दिस इज, ये प्रोसेस जो हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। और क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा, पिस्टन और भी नीचे आ रहा है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा, स्टेट 1 पे। फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट, ये फिर 1 पे आएगा, फिर स्टार्ट। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा, और पिस्टन मूव करता रहेगा ऊपर नीचे। यही तो होता है ना इंजन में, पिस्टन को मूव कराना होता है सिलेंडर के अंदर। आपने कहा ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात है। अब बताइए ये कहानी होने के बाद कि भाई इसकी इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस छोटे बोर्ड में तो कम पड़ जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमने लिया, हमने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में आपको पता है टेम्परेचर 0 होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 नहीं होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। जब टेम्परेचर चेंज इन 0 है तो इसका मतलब है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी वैल्यू भी 0। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल W प्लस डेल U, है ना। तो ये टर्म अगर 0 है तो इसका मतलब है डेल्टा Q इक्वल्स टू वर्क डन, यही तो होगा। इसका मतलब है जितना वर्क डन हुआ उतना ही हीट सप्लाई हुआ यहाँ पे। इस केस में Q1 हीट सप्लाई हुआ, ठीक है। अब देखिए वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, आइसोथर्मल में आपको बताया था वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। फार्मूला याद है, भूल गए, याद है, NR, टेम्परेचर क्या है T1 ln ई बेस पे, ई बेस अगर रह जाए तो आप समझ जाइएगा, V2 बाई V1। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। 1 to 2 में यहाँ पे देखो वॉल्यूम V2, टेम्परेचर दोनों जगह का T1, तो हमने लिखा NR T1 टेम्परेचर इस प्रोसेस का, और V2 बाई V1, यही तो होता था ना, यही तो होता था हमारा वर्क डन। तो इसका मतलब हुआ इस केस में ये जो
वैल्यू है वर्क डन का, यही किसके बराबर है, हीट के, यानी कितना हीट दिया गया है इसको, Q1 की वैल्यू। ठीक है, देखिए इसे आप याद रखिए, याद क्या रखिए मतलब समझिए, आप इसको याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं बस अपन। सेकंड प्रोसेस हमने कहा एडियाबेटिक एक्सपेंशन की, हमने बात करनी है एडियाबेटिक एक्सपेंशन की, हमने कहा एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करनी है। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपको पता है क्या कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन है, ठीक है, आप इसे कह सकते हो जो वर्क डन है और इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन निगेटिव आपस में, यही तो होगा। ठीक है, चलिए अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। W के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या था बताइए। T1 T2 के टर्म में बताते हैं। T1 दो तरीके के थे ना, P1 P2, P1 माइनस P2 P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। उसको टेम्परेचर के टर्म में कैसे लिखते थे, NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, NRT T1 माइनस T2, ये माइनस ये, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा कि ये तो याद होगा P1 V1 माइनस P2 V2, छोटा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, गामा माइनस 1। P1 V1 की जगह पर लिख सकते हैं NR T1, P2 V2 की जगह पर लिख सकते हैं NR T2। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हुआ वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जाए तो कहोगे कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ये 2। ठीक है, देखिए कैसे काम आने वाला है। थर्ड प्रोसेस में चलते हैं हम। थर्ड प्रोसेस कौन सा है हमारा, थर्ड प्रोसेस है कौन सा, ये 4-3 प्रोसेस, तो 3-4 प्रोसेस, सॉरी 3-4 प्रोसेस जो है, कौन सा प्रोसेस है हमारा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करने वाले हैं। कौन सा प्रोसेस है, 3-4। इस तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये प्रोसेस 1 to 2 गया है, ये प्रोसेस 2 to 3 है। ठीक है, ये 3 to 4 है। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसका मतलब है सेम, डेल्टा टी की वैल्यू 0, डेल्टा यू की वैल्यू 0, इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी 0। अब यहाँ पे जो हमारा Q है वही हमारा वर्क डन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आपको पता है कि वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, NRT। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है 3 to 4, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि इस पूरे प्रोसेस का टेम्परेचर सेम रहेगा। कितना है, T2, आपने कहा T2। अब देखो ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ आ रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NR, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो T2 log E बेस प्रोसेस कौन सा, V2, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है और जो इनिशियल वॉल्यूम है, इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। फाइनल इनिशियल मतलब इस प्रोसेस में कहां से स्टार्ट हुआ और कहां एंड हो रहा है। प्रोसेस 3 से स्टार्ट हुआ और 4 पे एंड हो रहा है, तो आपको पता है कि V2/V1 ये, यानी कि फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यही लिखते थे ना, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, Q2 के बराबर। यहाँ और यहाँ तो हीट ही नहीं है ना, तो यहाँ पे Q1 Q2 कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हीट दिया गया, ये हीट रिजेक्ट हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इजेक्शन, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। फोर्थ प्रोसेस हम देखते हैं। फोर्थ प्रोसेस क्या हो गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये वाला, यानी कि प्रोसेस 4 to 1, और नाम क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। छोटा हो गया।
कोई बात नहीं, दिख जाएगा आपको। देखिए अब इस केस में वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई कर दो आप इस वाले प्रोसेस के लिए, एन आर, ठीक है, एन आर यहाँ पे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई ज़्यादा छोटा हो गया यार, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ फिर देखते हैं, है ना। यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू एन आर टी, कौन सा प्रोसेस है, 4 to 1 2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया आपका वर्क डन। ये यहाँ ये देखिएगा, ये और ये चार चीज़ें आ गई आपके पास। अब देखो यहाँ पे मैं धीरे धीरे मिटाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके और इसे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए अब क्या है ना कि अपने को ये जो प्रोसेस है यहाँ पे इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है, तो इफिशियंसी के लिए आप जानते हो क्या होता है हमारा, वर्क डन बाई हीट सप्लाइड, यानी कि इस वाले पूरे साइकिल में कितना काम हुआ और उस काम को करने के लिए कितना हीट दिया गया, उन दोनों का रेशियो अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आप बता देते हो कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी। आपने कहा ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि पहले हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क डन चारों प्रोसेस का, ठीक है, चारों प्रोसेस का टोटल वर्क डन हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो आइडियाबैटिक कंप्रेशन है उसके लिए तो यही आ गया पहले से, नहीं है, चलिए हम इसको बाद में लिखते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो। टोटल वर्क डन यहाँ पे लिख देते हैं WNR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब यहाँ पे वर्क डन फर्स्ट वाले प्रोसेस में क्या था हमारा, NR T1 log E बेस V2 बाई V1, फर्स्ट केस में ये था। सेकंड वाले में क्या था हमारा, सेकंड में ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस है, NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। अब प्रोसेस आ गया हमारा कौन सा, आइसोथर्मल कंप्रेशन का। यहाँ पे वर्क डन कौन सा है, 3 to 4 की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे कौन सा, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का है। वर्क डन के लिए वैल्यू कितनी है, NR T2 log E बेस क्या है, V4 बाई V3, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये एडियाबैटिक कंप्रेशन NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन जो कि पूरे प्रोसेस में हुआ है, 1 2 3 4 1, दिस इज द टोटल वर्क डन। अब इस वर्क डन में आप ये ध्यान दीजिए, ये T1 माइनस T2 है, ये T2 माइनस T1 है, बाकी चीज़ें सेम है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी T1 माइनस T2 हो जाएगा, इसका मतलब ये और ये टर्म तो कैंसिल हो रहा है। तो वर्क डन के लिए हमारे पास क्या बचा, वर्क डन के लिए हमारे पास क्या बचा, फॉर्मूला वैल्यू, तो इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क डन के लिए हम लिखते हैं NR T1 log E बेस V2 बाई V1 प्लस ये टर्म NR T2 log E बेस V4 बाई V3, ठीक है। अब इसे कितना हीट दिया गया, हीट तो 1 to 2 का जो प्रोसेस है इसी में तो दिया गया, ये जो एक्सपेंशन का केस हुआ यहीं पे तो हीट वो दिया गया, बाकी में तो यहाँ पे तो हीट निकला है, यहाँ और यहाँ पे तो हीट की वैल्यू ही नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा Q1 की वैल्यू कितनी है, NR T1 log E बेस V2 बाई V1। ये बात अब समझ गए ना। मैंने कहा कि अब इस सिस्टम को कितना वर्क हीट दिया गया जिसके कारण से ये वर्क डन हुआ, हमारा ऊपर का जो वर्क डन है इतना काम हुआ, इसके लिए इसको कितना हीट दिया गया, तो हीट तो यही दिया गया ना जो प्रोसेस 1 to 2 है, तो 1 to 2 के लिए हीट आपने कहा, ठीक है, ये होगा हमारा। चलिए अब इसको मिटाते हैं।
देखो ये और ये सेम है बिल्कुल, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू, इससे इसको नीचे करोगे तो 1 प्लस एन आर टी टू लॉग ई बेस बाई 3, नीचे क्या आ जाएगा एन आर टी वन लॉग ई बेस वी टू बाई वी वन, यही तो आएगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टी टू बाई टी वन, ठीक है, पूरा ही लिखते हैं, अभी तो इसमें और काम करना है, लॉग ई बेस वी फोर बाई वी थ्री और टी वन लॉग ई बेस वी टू बाई वी वन, है ना। अब ये आया, अब यहाँ से V1 V2 के टर्म को हटाना है आपको, V1 V2 V3 V4 ऐसा कुछ करना है उपाय कि ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद आपको याद रखना है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम यहाँ से ये टर्म को कैंसिल कर पाएँ। अब देखिए आपने क्या करना है कि प्रोसेस 1 to 2 लेना है, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 और इक्वेशन लिखना है प्रेशर वॉल्यूम के जो कांस्टेंट था ना हमारा। अगर आप 1 to 2 आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिखते थे। 2 to 3 एडियाबेटिक है, P2 V2 गामा इक्वल्स टू P3 V3 गामा, ये प्रोसेस में। फिर से हमारा कौन सा प्रोसेस है 4 to 3 जो प्रोसेस है वो कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यानी कि P3 V3 इक्वल्स टू P4 V4, ठीक है। 4 to 1 जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, P4 V4 गामा इक्वल्स टू P, अब 1 पे आ गए 1 V1 गामा, ये 4 इक्वेशन हो गए। अब चारों को मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, चारों को मल्टीप्लाई, इसे हम यहाँ पर रोकते हैं, इसके नीचे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, जब ये चारों मल्टीप्लाई होंगे तो P1 P2 P3 P4 इस तरफ P1 यहाँ से आ जाएगा, P2 यहाँ से आ जाएगा, P3 P4, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को। बात समझ रहे हो आप, प्रेशर का टर्म आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और उस तरफ भी सेम आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। जो बचा हुआ है उसे लिखते हैं हमने कहा V1 V2 गामा V3 V4 गामा इक्वल्स टू V2 V3 टू द पावर गामा और यहाँ पे ये 4 होगा, ठीक है, V4 और V1 टू द पावर गामा। ओके, अब देखो यहाँ पे V1 से बात करते हैं। V1 यहाँ पर 1 है, इसको अगर हम यहाँ पर नीचे ले जाते हैं तो गामा -1 हो जाएगा, गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। V3 को इधर ले जाते हैं तो ये भी गामा -1 हो जाएगा। V2 को इधर लाते हैं V2 के पास तो इसके डिवाइड में आएगा तो ये भी गामा -1 हो जाएगा और ये 4 भी गामा -1 हो जाएगा। यानी इक्वेशन कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा V2 गामा -1 V4 गामा -1 इक्वल्स टू V3 गामा -1 V1 गामा -1, यही तो होगा। बात समझ गए ना आप। V1 V2 को इस तरफ ले जाओ और V2 V4 को जिस पे पावर गामा नहीं है उसे आप ट्रांसफर कर लो एक दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड में हम ट्रांसफर करेंगे तो इसके नीचे अगर V2 आएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1, तो यहाँ पे गामा -1 यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, गामा -1 गामा -1 गामा -1 सब में, तो इसे हम हटा सकते हैं ना, कॉमन लेके तो 1 बाई गामा -1 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो ये हमारा टर्म हो गया V2 V4 V3 V1, यही तो हुआ। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे कि इसके टर्म में कर लेते हैं या फिर इसके टर्म जैसे करना है आपको। तो हमने कहा इसमें V2 बाई V1 क्या होगा, V2 बाई V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 बाई V4, ठीक है।
ये आपको इक्वेशन मिला। इतना कैलकुलेशन करने के बाद, इतना माथा पीछी करने के बाद आपको ये मिल गया। अब यहाँ पे इसका यूज करो आप, ठीक है। तो पसीना पोंछ लिया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस T2। अब इस लॉग को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस नीचे किया हमने तो -1, ऊपर को नीचे किया -1, यानी -1 यहाँ पे आ जाएगा। आप समझ रहे हो, इनको ऊपर नीचे करते हो तो पावर -1 आ जाएगा। इस -1 को हम आगे ले आएंगे, इस -1 को, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से देखते हैं एक बार। लॉग V2/V1, मैंने कहा कि यहाँ पे ये टर्म जो है, इसे अगर आप लिखते हो log E बेस V3/V4, तो ये हो जाएगा इसमें -1। क्यों? क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, पावर को 1 था, इसको नीचे किया तो -1, इसको ऊपर किया तो इसमें -1, टोटल पावर -1। -1 जब आगे आ जाएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा, तो ये -1 होगा। अब देखिए, ये दोनों टर्म क्या सेम है? क्या सेम है ना? यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं V2/V1 लिख सकते हैं, यहाँ पे V2/V1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि V3/V4 इक्वल्स टू V2/V1 है, अभी हमने प्रूफ किया है। आपने कहा हाँ सर प्रूफ तो किया है, तो यानी कि इसे कैंसिल कर दो। हमारे पास जो इफिशियंसी आई वो है 1 - T2/T1। अब देखो यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, efficiency of the Carnot engine is 1 - T2/T1, ठीक है। इसने कहा कि अगर जो हमारा इंजन है इन दोनों टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, मतलब सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, इन दोनों टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो हम इस तरीके के इंजन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्नोट, जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा किसी की एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती है। ऐसा कार्नोट साहब ने कहा है ना, ऐसा कार्नोट साहब ने कहा कि हम इस तरह का इंजन बनाएंगे कि दो अगर रिजर्वायर पे काम कर रहा, एक सोर्स है एक सिंक है, और दोनों का टेम्परेचर T1 T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो बाकी आपने 4 प्रोसेस तो देखे थे ना, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, जो हमने पिस्टन और ब्लॉक डायग्राम देखा था हमने, उसमें हमने किस तरीके से बारी बारी से उठा उठा के रखा था। तो वो जो है प्रोसेस, उसमें अगर टेम्परेचर T1 और T2 है, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी इंजन की, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, उससे ज़्यादा किसी भी इंजन की एफिशिएंसी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि हीट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो क्या है, 1 - T, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ दिस 1 - T2/T1। तो इस यहां से हम कह सकते हैं 1 इक्वल्स टू T2/T1, Q2/Q1 इक्वल्स टू T2/T1, ठीक है। एक इसे भी याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, Q2/Q1 इक्वल्स टू T2/T1। क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा कि इतना हीट लिया, टेम्परेचर इतना इतना है, बताओ कितना हीट वो इजेक्ट करेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये यूज होने वाला है। तो चलो इन दोनों को नोट करो आप। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक कार्नोट इंजन है, और वो कार्नोट इंजन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में T1 T2 की वैल्यू दे रखा है। अब T1 क्या है, T2 क्या है, वो ध्यान रखना है आपको। तो हमें इसे भी मिटाते हैं, और आपको यहाँ पे इंजन इंजन बनाकर दिखाते हैं। हमने कहा ये इंजन है, ये सिंक, ये सोर्स,
ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2। ठीक है, आपको पता है ये इंजन कि ये T1 ग्रेटर होगा किससे, T2 से, और यहाँ ये वर्क डन करेगा। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है, और इस डायग्राम में दे रखा है कि T1 T2 की वैल्यू, और कहा दे रखा है W की वैल्यू, और आपसे कहा जाता है कि इस W को इतना वर्क डन करने के लिए हमें कितना हीट देना होगा। T1 की वैल्यू 600 केल्विन, T2 की वैल्यू 300 केल्विन, वर्क डन दे रखा है 800 जूल। आपसे बोला जाता है कि Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, दिस इज Q1, दिस इज Q2, और बताइए कितना होगा। ऑप्शन A, B, C, D। ठीक है, 1300, 1400, 1500 और 1600 जूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछा जा रहा। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में Q1 Q2 की वैल्यू, T1 T2 की वैल्यू, सॉरी, क्वेश्चन में T1 T2 की वैल्यू दे रखा है, साथ में ये कहा जा रहा है कि इससे इतना 800 जूल का वर्क हो रहा है। अब 800 जूल के वर्क होने के लिए ये पूछा जा रहा है कि इस पर कितना वर्क, कितना हीट देना पड़ेगा, Q1 की वैल्यू कितनी होगी। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपने अभी कहा इस फॉर्मूले से, देखिए Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू T2 बाई T1। यहाँ पे T2 और T1 की वैल्यू हमेशा केल्विन में रखना है, ये भूल मत जाइएगा आप। T2 जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको बताना है कि Q1 की वैल्यू, आपको यहाँ से पता है कि W इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, Q1 माइनस Q2, यही तो होगा। ये W इक्वल्स टू हम पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने हीट इंजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो हीट जा रहा Q1 वो दो भाग में बट रहा, W और Q2, कुछ से काम हो रहा, कुछ नीचे चला जा रहा। तो W इक्वल्स टू अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2, वही तो हमने किया यहाँ पे, वही तो हमने किया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए Q1, तो Q2 को हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, Q2 इक्वल्स टू लिख देते हैं Q1 माइनस W, ये इस तरफ। अब यहाँ पे आप इसे पुट कर दीजिए, देखो Q1 माइनस W बाई Q1 इक्वल्स टू, ये कितना है 300 डिवाइडेड बाई 600, यानी कि ये हाफ हो गया। इधर क्या हुआ, ये 1 माइनस W बाई Q1 इक्वल्स टू हाफ। ओके, अब ये इस तरफ आएगा, तो 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू W बाई Q1। ठीक है, अब ये बचेगा हाफ, हाफ इक्वल्स टू Q1, Q1 इक्वल्स टू 2W, W कितना दे रखा है 800, ये कितना हो गया 1600 जूल। ये आंसर सही है। थोड़ा इंक डाल दिया जाए, तब तक आप इसे नोट कीजिए। आपको वो दोनों फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला ये याद रखना है कि इफ़िशेंसी, कार्नोट की इफ़िशेंसी क्या होगी हमारी, कार्नोट इंजन की इफ़िशेंसी इक्वल्स टू क्या, आपने अभी कैलकुलेट किया है 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, साथ में आपको क्या याद रखना है, Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू T2 बाई T1। चलो ये डायग्राम को रहने देते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी इंजन को 2000 जूल हीट दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में Q1 दे रखा है 2000 जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक दे रखा है T1 और T2 की वैल्यू। ठीक है, T1 और T2 की वैल्यू 500 केल्विन और ये 300 केल्विन। अब सोर्स और सिंक, क्या ये सही है? अगर इस तरीके से दिया हुआ होगा तो T1 और T2 की वैल्यू नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपको इतना पता है कि T1 की वैल्यू ज़्यादा है T2 से, और यहाँ पे आपने इस तरीके से लिख दिया है, यानी कि आपने क्या लिखा है उल्टा।
दिस इज T1, दिस इज T2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। दो टेम्परेचर दे रखा है, जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर है वो T1 है, जो कम है वो T2 है। ठीक है, चलिए ये दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस वाले केस में ये जब इतना हीट देंगे और टेम्परेचर ये है तो वर्क डन, इंजन काम कितना करेगा, इंजन काम कितना करेगा, ये कैलकुलेट करना है। सोचिए कैसे, क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे। ऑप्शन दे रखा है, क्या ये 500 जूल काम करेगा, ये 600 जूल काम करेगा, सॉरी सी, क्या 700 जूल काम करेगा, डी क्या 800 जूल काम करेगा। अब इनमें से बताइए कौन सा सही है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, Q2/Q1 पुट करेंगे। अब इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ से Q2 कैलकुलेट कर लेंगे। Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2/T1 इंटू Q1, वैल्यू पुट कर दो 300/500 इंटू 2000 सॉरी, तो ये 4 बार में, तो ये 1200 जूल किसकी वैल्यू है, Q2 की। वर्क डन के लिए आप फार्मूला जानते हो, वर्क डन इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, वैल्यू पुट कर दो। Q1 की वैल्यू दे रखा है 2000 माइनस 1200, अभी आपने Q2 की वैल्यू कैलकुलेट की, कितना आया 800 जूल। सॉल्व, ये आपने सॉल्व कर लिया, नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हीट इंजन है, सॉरी एक हीट इंजन है जो कि 1000 किलो केल्विन हीट रिजर्वायर से ले रहा है। एक हीट इंजन है जो कि किसी रिजर्वायर से 1000 किलो केल्विन उसे हम हीट दे रहे हैं। रिजर्वायर कहने का मतलब ये यहाँ से ये T1, ये T2, T1 T2 ही काफ़ी है अब समझने के लिए। दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक, और यहाँ से आप इसे इंजन को हीट दे रहे हो Q1, ठीक है, Q1। और इस केस में जो हमारा रिजर्वायर है T1 के लिए टेम्परेचर जो है इतना 927 डिग्री सेल्सियस, और जो सिंक है उसका 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए W की वैल्यू क्या है और Q2 की वैल्यू क्या है, यानी कि ये काम कितना करेगा और कितना हीट बाहर निकालेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये याद रखना है कि हमें जो टेम्परेचर है उसे केल्विन में पुट करना है। बच्चों इसे भूलना मत, अगर आपने ये से पुट कर दिया वैल्यू डिग्री सेल्सियस में तो कुछ आंसर गलत हो जाए। कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट आप देखिए, आपको टेम्परेचर जो है केल्विन में आपको पुट करना है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो 273 डिग्री, ठीक है, 273 डिग्री जो कैलकुलेट करना हो तो हमें पता है ये W करना है और Q2 करना है। ये किया कितना हो जाएगा 1200 केल्विन। यहाँ पे अगर 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अब आपको Q2 कैलकुलेट करना है। आपको पता है Q2/Q1 इक्वल्स टू T2/T1 होता है। ओके, याद हो गया अब तक, तो याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा T2/T1 इंटू Q1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 300 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू Q1 की वैल्यू ओके, ये 4 टाइम्स में 3 4 जा 12 और ये 250, यानी कि Q2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, Q2 की वैल्यू जो है वो 250 किलो केल्विन है। दिस इज योर आंसर। W पूछा जा रहा है, W बताइए वर्क डन कितना है। तो W इक्वल्स टू आपको पता है Q1 माइनस Q2। Q1 कितना था हमारा 1000 और Q2 कितना है 250,
ये किलो केल्विन, यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। 750 किलो कैलोरी, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द हीट रिजेक्टेड, बाहर निकल गया। Q1 आपने कैलकुलेट किया, W कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मोस्टली न्यूमेरिकल इस टाइप के ही आएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, तो आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते भी रहिए।